तो ये सवाल देखिए, हम न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड सवाल कर रहे थे, सम मोर मिसलेनियस प्रॉब्लम, जिसमें ये तीसरा सवाल है। इसमें लिखा है एक रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज मेड आउट ऑफ ए थिन मेटालिक वायर of area of cross section 10 to the power minus 6 meter square. The ring has a uniform charge pi coulomb. Find the charge in the radius of the ring when a charge of 10 to the power minus 8 coulomb is placed at the center of the ring. Young's modulus of the metal is 2 into 10 to the power 8 Newton per meter square. तो आप एक रिंग बनाइए ऐसे, ये रिंग है, ये क्योंकि ये रिंग का ये रेडियस रहा होगा r और ये डेल्टा r से बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा बनाया गया। अब यहां पर इस सेंटर पर इसके चार्ज रखे हुए, यहां पर ये सेंटर है, यहां पर चार्ज है। इस चार्ज को हम कुछ अभी Q मान लेते हैं, बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे। और यहां पर डेल्टा Q, इस रिंग के जो पार्ट्स होंगे उसमें क्या लगेंगे, डेल्टा Q। ऐसे टेंशन, फिगर एक बार समझ लीजिए ऐसे। हाँ, तो क्या होगा कि ये जो इतना दूर पार्ट है जिसमें चार्ज है, ये चार्ज को ये रिपेल करेगा तो ये फोर्स लग जाएगा ऐसे। ऐसे ये जो आपको देख रहे हैं, ये रेडियस है r, ये भी रेडियस है r। ये एंगल कितनी होगी, थीटा, और ये एंगल कितनी होगी, थीटा। इसको थोड़ा यहां दिखाते हैं r। तो जैसे ही पहले तो ये सोचना है कि इस रिंग का रेडियस में इंक्रीमेंट क्यों होगा, तो इसका जवाब ये है बच्चों, क्योंकि यहां सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है और रिंग के चारों तरफ चार्ज फैला हुआ है, तो ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से ये फैलना चाहता है और उस फैलने के वजह से इसमें इनकी रेडियस में इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसको फैलने की रुकावट जो पैदा करने वाला है वो है टेंशन, जो किसमें पैदा होगा, इस रिंग में पैदा होगा टेंशन। वो टेंशन इसको फैलने से रोकना चाह रहा है, यानी r से डेल्टा r अगर हो रहा था तो उसको रोकने का ये काम कर रहा है। अब अगर ये थीटा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये आप देख लीजिए, और फिर ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा है ना, ये भी थीटा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब इसका कॉम्पोनेंट इधर कितना हो जाएगा, t cos 90 माइनस थीटा, यानी t sin थीटा। इसका भी कॉम्पोनेंट इधर कितना हो जाएगा, t sin थीटा। और इसका दूसरा कॉम्पोनेंट जो इस तरफ काम करेगा वो कितना होगा, t cos थीटा। और इसका भी दूसरा कॉम्पोनेंट इधर काम करेगा वो कितना होगा, t cos थीटा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहां से यहां तक जो लेंथ है उसको हमने dl मान लिया ऐसे, और इस पर जो चार्ज है उसको हमने dq मान लिया। मान लो इतना दूर पे जो चार्ज फैला हुआ है, जिस पर ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, वो चार्ज को हमने dq मान लिया ऐसे। और ये जो देख रहे हैं आप, इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा r को, सपोज करते हैं डेल्टा r चेंज इन रेडियस है, और dq चार्ज ऑन, है ना, dl सेगमेंट ऑफ रिंग है। ये बात है। अब एक बात बताइए, ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है,
ऐसा तो नहीं है कि ये रिंग एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स तो जीरो ही होना चाहिए। तो इस 2t साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? ये चार्ज और dq के बीच का जो रिपल्सन है वो बैलेंस कर रहा है। और t cos थीटा को t cos थीटा कैंसिल कर दिया, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी बैलेंस है और वर्टिकल इन दोनों मिलकर के इसको बैलेंस कर दिया है। तो हम लिखेंगे 2t साइन थीटा इज इक्वल टू f, इसको लिखेंगे 2t साइन थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन 2r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि यहां और यहां के बीच की दूरी फिर r होगा रेडियस के बराबर। तो ये चीज हुआ, या इसको आप चाहे तो 9 गुणे 10 के पावर 9 ही लिख लें, सिंपली 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये चीज हो गया। अब ये कैसे आया, इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहां लिख देता हूं। साइन थीटा नियर अबाउट थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन 2r। कैसे? थीटा बराबर हम लोग पढ़े ना, थीटा बराबर एल अपॉन एल, ये r हो गया, ये r, ये भी r, ये भी r, और ये क्या हो गया d, पूरा यहां से यहां तक dl, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा dl/2, सो dl/2r। तो एक चीज तो यहां से पता चला हम लोगों को कि टेंशन को r से r आप कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, और यहां से 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो t आप निकाल सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q dq अपॉन dl, 9 q dq अपॉन dl, ये डिवाइड में होकर चला जाएगा। तो यहां से टेंशन निकल गया। इसकी वैल्यू हम बाद में रखेंगे, q का वैल्यू, dq का वैल्यू, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको अभी हम इक्वेशन 1 रहने देते हैं। अब आगे स्ट्रेस जो होता है ये होता है F/A। अब आप कहेंगे स्ट्रेस की बात यहां क्यों आई? इसलिए कि यंग मॉडुलस आई। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, उसका एप्लीकेशन आप कैसे करोगे? यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे, इसलिए मैं स्ट्रेस लिख रहे हैं पहले कि हमको स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। और स्ट्रेन क्या होता है, ये देखिए, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बच्चों पहले था क्या, r रेडियस, तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी 2 पाई r, फिर रेडियस में वृद्धि क्या हो गई डेल्टा r से, तो अब नया रेडियस r प्लस डेल्टा, अब उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई r प्लस डेल्टा, यानी 2 पाई r प्लस डेल्टा, नया रेडियस बन गया। तो इसका सरकमफेरेंस नया हो गया माइनस 2 पाई r बटा ओरिजिनल 2 पाई r, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा r बटा r। ये हमारा स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। ये 2 बना दो, ये स्ट्रेन का वैल्यू इतना हो गया है, ये स्ट्रेस हो गया और वो स्ट्रेन हो गया। अब लास्ट अगला स्टेप, यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नाउ फ्रॉम 1 and 2, जो मैंने मान लिया था कि स्ट्रेस कितना आया, स्ट्रेन कितना आया, इसकी वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q dq अपॉन dl, ये स्ट्रेस
ये टेंशन हो गया। फोर्स की जगह पर आप क्या लेंगे? फोर्स की जगह पर जो है आप टेंशन को ले लेंगे। तो स्ट्रेस का मतलब हो गया टेंशन बटा एरिया। और स्ट्रेन को क्या लिखेंगे आप? स्ट्रेन हो गया डेल्टा आर बटा आर। तो इसको मैं लिख दूंगा आर अपॉन डेल्टा आर। ये यंग मॉडुलस हो गया। तो अब क्या है, यंग मॉडुलस का सबका वैल्यू आपको पता है, इन सारे का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा और फिर आपका सवाल बन जाएगा। डेल्टा आर आपको निकालना है, इसलिए डेल्टा आर को लिख दीजिए सीधे सीधे 9 × 10⁹ क्यू डी क्यू इंटू आर अपॉन डी एल इंटू ए अपॉन गामा। अब चार्ज ये जो Q है वो कहां वाला चार्ज है? सेंटर वाला। ये dQ है वो कितना? इतना दूर का। तो वो चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। बस अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू और रिजल्ट मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल बात इतना ही था, बाकी तो गुना भाग है, कोई बड़ा बात नहीं है। ये देखिए हम कहेंगे 2 पाई आर में चार्ज है पाई, पूरे सर्कमफेरेंस में पाई दिया गया है, इसलिए डीएल में क्या होगा? पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल, यही होगा। तो ये डी क्यू निकल गया हमारा, दिस इज योर डी क्यू। पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई कट गया इनफैक्ट, तो हो जाएगा डीएल अपॉन 2 आर। ये डी क्यू हो गया और क्यू तो मालूम ही है आपको, इसलिए आप फाइनली डेल्टा आर का वैल्यू रखें 9 × 10⁹ क्यू का वैल्यू 10⁻⁸ सेंटर पर रखा हुआ है, हमने गिवन दिया है यहां पर 10⁻⁸ डी क्यू के वैल्यू अभी यहां निकाला, डीएल अपॉन 2r अपॉन डीएल इंटू एरिया का वैल्यू हमने कहीं दिया है, ये देखिए 10⁻⁻6 एरिया, उसके बाद गामा यंग मॉडुलस का वैल्यू 2 × 10⁻11। ये थोड़ा सा ऐसे लिख दो, इसको ठीक से अरेंज कर देते हैं। 2 × 10⁻11 है ना, ये हो गया आपको यंग मॉडुलस, डीएल और एरिया भी हम लिख दिया, यंग मॉडुलस एरिया लिख दिया, डीएल लिख दिया, ये तीनों चीज लिखा गया। ऊपर में 9 × 10⁻⁸ और जो डी क्यू था इसको लिखना बाकी था। हाँ, ये लिख दीजिए डीएल अपॉन आर। अब आप देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और तब डेल्टा आर आपके पास हो जाएगा 9 × 10⁹ 10⁻⁸ और 10⁻⁻6 2 × 10⁻11 आर रेडियस है जो है 0.1 मीटर। अब ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है कि आपको जो है 11 में से 6 चला जाएगा 5 है ना, और इसको आप लिख सकते हैं 9 गुने 9 में से 8 चला गया तो 1, 10⁻1, अब बटा में बच गया 11 में से 6 गया तो 10⁻5, तो 5 ऊपर जाएगा, 1 और चला जाएगा तो 10⁻⁻4 और 1 और 10⁻⁻3। इसको देख लीजिएगा नियर अबाउट 0.5 × 10⁻⁻3 मीटर के अप्रोक्स आ रहा है। तो ये था एक अच्छा सा सवाल, और ये अच्छा सा सवाल था जिसको हमने डिस्कस करी। 10⁻² kg and having charge plus 3 × 10⁻6 coulomb is tied at one end of a 1 meter long thread. The other end
of the thread is fixed and charge इतना कूलम is placed at this end. The ball can move in circular orbit of radius 1 meter in the vertical plane. Initially, the ball is at bottom. Find the minimum initial horizontal velocity of the ball so that it will be able to complete the full circle. तो ये देखिए यहाँ पर ये एक बॉल है और ये सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे चल रहा है। थोड़ा फिगर और ऐसा, चलिए ऑलमोस्ट ड्रॉ हो गया। ये यहां पर जो चार्ज है उसके वैल्यू Q1 मान लीजिए, और यहां पर जो चार्ज रखा हुआ बॉल में, ये बॉल में चार्ज है, उसके सेंटर पे जिसके बॉडी घूम रहा है, यहां पे चार्ज Q1 है, यहां Q2 है। यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है mg, और यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है, ये हो गया एंगल थीटा। इसका कंपोनेंट इस तरफ हो गया mg cos थीटा, और इस तरफ हो गया mg sin थीटा, और ये इस तरफ हो गया टेंशन, और इसी तरफ एक है फोर्स। तो ये सवाल में कुछ 11th का भी कॉन्सेप्ट है और कुछ 12th का। 12th का कॉन्सेप्ट का नाम पर सिर्फ कूलम्स फार्मूला, 11th का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का, एनर्जी कंजर्वेशन का, 2 कॉन्सेप्ट 11th का और एक कॉन्सेप्ट आपका 12th का। 3 कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ ये सवाल है। ये सवाल टिपिकल है, इसलिए ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव में पूछता है, 12th में पूछने के चांस नहीं है। फिर भी हम थोड़ा आपका लेवल हाई रखने के लिए 2-4 क्वेश्चन इस तरह से इस टाइप में डाल दिया करते हैं। तो देखिए इस पे आप नेट फोर्स क्या लिखेंगे, किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में चलने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स किसी न किसी फोर्स के द्वारा प्रोवाइड होना चाहिए। तो आप यहां पर एक फोर्स टेंशन, दूसरा एफ, अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा, तो लिखेंगे T प्लस F माइनस mg cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन L। और इसलिए आप T बराबर यहां से क्या निकालेंगे, mv स्क्वायर अपॉन L mg cos थीटा माइनस F। अब T मिनिमम कितना होना चाहिए, कहां पर मिनिमम होगा T मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू x/c। इसको मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये मिनिमम होगा, और cos का मिनिमम वैल्यू -1 होता है जो x/c पर होता है। तो t मिनिमम जो होगा mv स्क्वायर अपॉन L माइनस mg और माइनस f। अब आपके सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये टी मिनिमम की बात हमने क्यों की। असल में आपको इस पॉइंट पर भी मिनिमम निकालना है, इसको हम मान लेते हैं VL, और इस पॉइंट पर जो भी मिनिमम होगा उसको हम मान लेते हैं VH। अगर यहां पर मिनिमम होगा तो यहां भी वेलोसिटी मिनिमम होगा।
कितना मिनिमम चाहिए इसको, ये VH कितना मिनिमम चाहिए इसको सर्किल में जाने के लिए। तो फिर ये दूसरा सवाल हुआ, कितना मिनिमम दे कि ये सर्किल में चला जाए। तो कितना मिनिमम, इतना मिनिमम ताकि इस हाइट को ले जाए और प्लस उस समय इसके पास इसकी कंडीशन को फुलफिल करे, यानी VH जो मिनिमम है वो भी मिले इसको, तो चला जाएगा सर्किल में। इसलिए हम इस V को मिनिमम निकालने के लिए, मतलब इसके लिए T को पहले मिनिमम कहा, क्योंकि ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा, और T मिनिमम कहां होगा, तो यहां होगा। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी पॉइंट्स कि जो आपके पास आया T मिनिमम इज इक्वल टू, जो अभी हमने लिखा, ये T मिनिमम था mv स्क्वायर बटा L माइनस mg माइनस f। लेकिन सर्किल में जाने के लिए, ये 12th 11th में हम लोग देखे भी थे सर्कुलर मोशन में, कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में जाने के लिए जब धागा से कोई बॉडी को फिक्स टायर्ड कर दिए थे और उसको वर्टिकल सर्किल में जब हम घुमा रहे थे, तो यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो टेंशन को क्या होना था, 0 होना था। तो हम लिखेंगे 0, या हम ये कहें टू कंप्लीट सर्किल T मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इसका कम से कम वैल्यू कितना लेंगे, क्योंकि आपको V मिनिमम चाहिए, कम से कम वैल्यू T मिनिमम का कम से कम वैल्यू 0 होगा। 0 से बड़ा भी होगा तो जाएगा सर्किल में, लेकिन आपको तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, कम से कम वेलोसिटी कितना होगा यहाँ। तो इसलिए हम इसको 0 लिख देते हैं। 0 इज इक्वल टू, जिस समय 0 हुआ वो कहां पर होगा, यहां पर का, तो VH अपॉन L माइनस mg माइनस f। ये जो हम निकाल रहे हैं, ये H स्टैंड फॉर हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर। तो mvh अपॉन L mg प्लस f स्क्वायर होगा। तो VH स्क्वायर L अपॉन M mg प्लस f। तो VH स्क्वायर, L जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो ये इसको 1 पुट कर दीजिए और इसको अंदर लेके चले जाइए, तो G प्लस F बटा M, ये आ गया। अब इस वैल्यू को हम कैसे इवेलुएट करेंगे, इस वैल्यू को VH स्क्वायर, G का वैल्यू 10 लिख लीजिए और F का वैल्यू भी आपको चाहिए। पहले में F निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 कितना है ये देखिए, Q2 यहां है, तो 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6, 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6, माइनस को नहीं लिखेंगे, उसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अपॉन 1 का स्क्वायर, दोनों के बीच की ये लेंथ है Q1 Q2 बटा L स्क्वायर, यही फोर्स है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, 3 इंटू 3 9 गुणे 10 के पावर माइनस 12, और फिर 81 गुणे 10 के पावर 9 में से 12 चला गया माइनस 3, तो ये निकल गया अपना फोर्स। अब इस पे रख दो वैल्यू, तो VH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G हो गया 10 और फोर्स हो गया 81 गुने 10 के पावर माइनस 3 बटा
ये मास यहां से लिखिए 10 के पावर -2। तो VH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस यहां से चला गया तो 8.1, दिस इज 18.1। इसका मतलब है कि VH जो हो गया हमारे पास वो 18.1 आ गया। ये एक डेटा तो अब हमारे पास मिल गया कि VH 18.1 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये एक चीज पता चला कि देखिए इस पॉइंट पर इससे कम वेलोसिटी अगर इसको मिला तो ये सर्किल में नहीं जाएगा। जैसे 11th के सर्कुलर मोशन में कहते थे रूट अंडर GL से कम वेलोसिटी यहां मिला तो ये सर्किल में नहीं जाएगा। इसको स्क्वायर में है और हम इसको स्क्वायर में ही रहने दे रहे हैं, बाद में यूज कर लेंगे। लेकिन आपको यहां का वेलोसिटी मिनिमम नहीं पूछता है। अगर यहां का पूछा होता तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते, आंसर हो जाता। आपको यहां पूछा तो यहां पर कितना वेलोसिटी दें ये हम कैसे बनाएं, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ m VL स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, VL स्क्वायर मतलब यहां पर ये जो होगा mg इंटू 12 प्लस हाफ m VH स्क्वायर। ये इतना दे दे स्पीड कि ये हाइट पे जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये। अब प्लस यहां पर तो VH चाहिए, नहीं जाएगा तो ये जाएगा नहीं सर्कुलर में, तो हाफ m VH स्क्वायर मतलब यहाँ काइनेटिक भी रहेगी पोटेंशियल भी रहेगी। ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, यहाँ का काइनेटिक। तो मैंने वही इक्वेट कर दिया। अब आपको यही VL आपको निकालना है, तो m से m कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, m कैंसिल कर दो ऐसे, तो आपको VL स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4GL अब प्लस 2 से 2 कट गया VH स्क्वायर, यानी VL इज इक्वल टू हाउ मच, रूट अंडर दैट मच 4GL अब प्लस VH स्क्वायर। अब आप सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये VL इज इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू 10 इंटू L1 प्लस 18.1। ये G का वैल्यू 10 ले लिया क्योंकि मेंशन था, और तब ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 18.1। तो ये फिर कितना हो जाएगा 40 10 50 58.1। ये VL हो गया। रूट में इसका स्क्वायर रूट आप निकाल ले सकते हैं। तो दैट इज योर आंसर। तो ये सवाल आप देखिए कि जिसमें हम 3 कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किया। सर्कुलर मोशन में चलने का कंडीशन क्या है, mv/r का सहारा लिया, और दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन का, और तीसरी कूलम्ब्स लॉ तो लगा ही नहीं लगा, जो दोनों बीच के बीच में फोर्स लग रहा था। यानी ये जो फोर्स लग रहा था, जिस फोर्स से ये Q1 इसको अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव अट्रैक्शन हुआ। तो यही था सर्कुलर मोशन का ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The classical model of an atom such as a nucleus of charge plus E। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस ई लिखा है। इस प्लस ई चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन स्फीयर ऑफ रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम। एक ऐसा स्फीयर की परिकल्पना की गई है जिसकी रेडियस है 2 एंगस्ट्रॉम, और उसमें पूरी तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, प्लस ई चार्ज को। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई इज एट रेडियल डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम मूव्स इनसाइड द स्फीयर। अब क्या हुआ कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो यहां से इसके रेडियल डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, और ये जो रेडियस है ये 2 एंगस्ट्रॉम है। यही फिगर है, मतलब 2 एंगस्ट्रॉम स्फीयर में पूरा पॉजिटिव चार्ज प्लस ई भरा हुआ है, ऐसे पूरा का चार्ज मिला के प्लस ई है।
और इसमें यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, सॉरी, ये एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जिस पर नेगेटिव चार्ज है इनसाइड दिस पेयर। फाइंड द फोर्स अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर ऑफ दिस पेयर। माने ये जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, ये सेंटर ऑफ स्फीयर के चलते इधर जो खींचेगा जिस फोर्स से, उस फोर्स की वैल्यू बताइए। एक सवाल है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी विथ विच इलेक्ट्रॉन वुड ऑक्सीलेट अबाउट द सेंटर ऑफ द ऑक्सीलेशन। बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और ये इसको अपने तरफ खींच रहा था, खींचते खींचते जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेगा और ये आगे बढ़ जाएगा और फिर ये इस सेंटर के अबाउट ऑक्सीलेट करने लगेगा। तो इसका टाइम पीरियड भी आपको पता करना है। तो 2 सवाल हमारे पास है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक बार फिर से कि एक इलेक्ट्रॉन के वैल्यू जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, वो एक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, पूरे स्फीयर में, और वो स्फीयर बहुत छोटा है, उसकी साइज है 2 एंगस्ट्रॉम बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली। तो दूसरी बात है कि इसमें 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे, सेंटर से 1 एंगस्ट्रॉम पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया, ये जो मैं दिखा रहा हूं -e, इस पे चार्ज है -e। तो पहला सवाल ये पूछा है कितना फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ खींचेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं वो इसको पकड़कर अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट के पास ले चलता हूं। अभी तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताया हूं, इससे आगे के चैप्टर में बताना है, लेकिन ये ग्रेविटेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप। ये देखिए, ये सवाल मैं 11th में कराया करता था कि अगर ये पूरा एक स्फीयर है और यहां पर कोई मास रखा हुआ है ए, और इसके सेंटर की तरफ जो खींचेगा इसको, वो फोर्स को निकालिए। तो हम कहते थे कि अगर मास यहां रखा है तो इतना दूर का जो मास है इस स्फीयर का, वही इसे पकड़कर खींचेगा। अगर मास यहां रखा हुआ है तो इतना दूर कि इफेक्टिव मास है वही खींचेगा। अगर यहां है तो इतना दूर का जो इफेक्टिव मास है वो खींचेगा। अगर यहां है तो पूरा मास खींचेगा, क्योंकि इसके बाहर में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो जो भी खींचेगा इसके सेंटर की तरफ खींचता है। तो इसी तरीके से हम लोग गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे और भी बेहतर कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी आप ये समझ लो कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो इतना दूर के पोर्शन में जितना चार्ज है यही सारा चार्ज मिलकर इसको खींचेगा, इसके बाहर वाला नहीं खींचेगा, ये इसको पुल नहीं करेगा, सिर्फ ये इसको पुल करेगा, ये पोर्शन का। जैसे मैं कैसे कहा कि ये मास जो हर चीज है वो इसके सेंटर की तरफ खींचेगा, तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स में मैं कैसे बोला कि इसके बाहर वाले मास नहीं खींच पाएंगे उसको, क्योंकि तो बाहर है, तो ये इससे इसी से फोर्स ही लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बाउंड्री के, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के जो बाउंड्री है इसमें कितना चार्ज है ये हमको पता करना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे कि इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा। अब पूरा ई चार्ज प्लस ई चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर, मगर नेचर में पॉजिटिव, पूरा ई चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इतना दूर में कितना है हमको निकालना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं बच्चों कि इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है, उस लैंग्वेज में लिख दें हम, तो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल यू, कैपिटल आर क्यू का चार्ज जो है वो प्लस ई है। तो 1 का क्या होगा, E/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और इसलिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू का क्या होगा, E/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू अपॉन कैपिटल आर क्यू, जहां पर कैपिटल आर क्यू क्या है 2 एंगस्ट्रॉम और स्मॉल आर क्यू क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम स्मॉल आर मान लिए, इसको कैपिटल आर मान लिया।
तो अब एक चीज मिल गया हम लोगों को, क्यू डैश इज इक्वल टू मिल गया ई आर क्यू अपॉन आर क्यू। ये फोर्स कैसे निकालिएगा? फोर्स, चार्ज एक निकल गया, तंतु का चार्ज ये हो गया और दूसरा चार्ज ये 9 गुने 10 के पावर 9 ई आर क्यू, थोड़ा यहां लिखते हैं स्पेस कम है ऐसा, F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 ई आर क्यू अपॉन आर क्यू इंटू ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q1 Q2 अब बटा में आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर ऐसा। तो ये फोर्स निकल गया। फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आर से ई कट गया, ई स्क्वायर आर अपॉन आर क्यू। अभी सारे वैल्यू को रख लें, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 90, इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज का। स्मॉल आर 1 गुने 10 के पावर माइनस 10, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बना। कैपिटल आर 2 गुने 10 के पावर माइनस 10, ये भी एंगस्ट्रॉम को, इसको क्यूब कर दीजिए तो ये हो गया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन, अब एक छोटी सी कैलकुलेशन, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 4 गुने 10 के पावर माइनस 30। अब बताइए यहां से क्या हो गया, ये इसको 4 से काट सकते हैं, 6 × 24 और 4 × 16, पॉइंट, और ये 30 से कट जाएगा तो -8 बच जाएगा, और ये -8 से 9 चला जाएगा तो +1 बच जाएगा, और ये +1 से भी चला गया तो ये 9 इंटू 0.64 इंटू 10 के पावर 9, और इसको 100 से भाग दे दीजिए, हटा दीजिए तो हो गया 9 × 36 3, 9 × 54 और 3 54 और 3 57, और इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, बिल्कुल सही 11, सो 5.76 इंटू 10 टू द पावर आपका जो है -9 न्यूटन, ये फोर्स लगेगा। इसी फोर्स से ये अपने तरफ इसको पुल करेगा। तो एक सवाल तो ये था कि फाइंड फोर्स, तो ये पूरा चार्ज मिलकर के इसको नहीं लगाएगा, ये बाउंड्री वाला जो है यही चार्ज इसको फोर्स लगाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया और फिर इस पर फोर्स लगा दिया। एक और पूछ रहा है कि इसका बताइए ये जो ऑक्सीडेट करेगा उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा। बच्चों पहले तो ये समझना है कि ऑक्सीडेशन होगा कैसे। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा पकड़ करके, तो ये खींचेगा तो ये कहां आएगा, ये आते 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 यहां पर आ जाए। मान लो इसके सेंटर पर आ गया, तो सेंटर पर आ गया क्योंकि इसने क्या पूछा है, फाइंड दी अबाउट सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर के ऑक्सीलेशन का आपको बताना है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़कर खींचते 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 लाया तो यहां आ गया,
अब इस पर फोर्स लगना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो सेंटर की तरफ खींच ही रहा था, सेंटर के पास ये आ ही गया, तो अब तो इसको खींचने की कोई आवश्यकता रहा नहीं, r टेंड्स टू 0 हो गया। लेकिन यहां आते आते इसके पास काफी स्पीड आ जाएगी और उस स्पीड को आने के वजह से ये फिर आगे मूव कर जाएगा, और आगे मूव करेगा तो फिर इसको खींचेगा ये, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, यानी ये आगे मूव करेगा तो फिर खींचेगा, और इस तरह से ये ऑक्सीलेट करने लगेगा। मतलब ये नहीं कि इसी एम्पलीट्यूड में, इस तरह से ऑक्सीलेट करने लगेगा। इस ऑक्सीलेशन का हमें टाइम पीरियड पूछा गया है, तो हम कैसे निकालें? तो बच्चों मान लेते हैं कि ये जो लगा फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा था जिसको अभी हमने कैलकुलेट करी है, के, जिसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यानी 9 × 10 के पावर 9 के बदले लिख दिया सब अलजेब्रा में, इनटू ई आर क्यू, ई स्क्वायर आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये कैंसिल। अब ये जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा ये देखना आप लोग, ई स्क्वायर आर अपॉन आर क्यू। ये अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ऐसे डिस्प्लेस करेंगे आर डिस्टेंस पे, तो ये अगर यहां से इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर जो है ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का, इसलिए आप इसको माइनस लिख सकते हैं। माइनस का मतलब है कि मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, यहां से डिस्प्लेस इधर करेंगे, आर कुछ भी हो सकता है, आर का मतलब सिर्फ 1 नहीं समझ लेना है, आर वेरिएबल हो गया। तो ये यहां से जब यहां से ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, हम ले जा रहे हैं इस तरफ, तो फोर्स किधर रहेगा? इधर। जाएगा इस तरफ तो फोर्स किधर रहेगा? इधर। आप सबको हम बताए हैं एसएचएम में मोशन 3 तरह का होता है, पीरियोडिक, ऑक्सीलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पीरियोडिक में किसी सर्टेन टाइम के बाद मोशन रिपीट होता है, ऑक्सीलेटरी में आगे पीछे होता है, और एसएचएम में कंडीशन था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब हो जाए तो वो एसएचएम होता है। तो बच्चों यहां माइनस है, यानी एफ को लिख सकते हो इस पूरे के बदले में हम के लिख दें, तो मेरे पास आ गया एफ बराबर माइनस के इंटू आर, ये पूरे के बदले में के लिख दिया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। या फिर ये भी कर सकते हैं कि एफ बराबर आप एम ए लिख लें, तो भी वो ही सही बात है, दोनों एक ही बात है, के आर, और ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम आर, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, हेंस मोशन इज एस एच एम, और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू आर, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन एम, और तब टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन एम, दैट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। तो आपको पूछा क्या गया था? आपको पूछा गया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के
सो दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर k अपॉन ए। और आपको k का वैल्यू हमने क्या माना था, m का वैल्यू तो आपको पता होगा। m किसकी ऑक्सीलेशन की बात कही जा रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का तो मास पता है हम लोग को, इसलिए k का वैल्यू क्या होगा। k हमने किसको माना था, k माना था ये चीज था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज तो ये था, दूसरा ई स्क्वायर बटा आर क्यूब, ये इतना चीज मेरा k था। इस पूरे के बदले में लिख दो k इज इक्वल टू 9 गुने 10 के पावर 9, 1.6 गुने 10 के पावर -19 का स्क्वायर, और रेडियस था 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 गुने 10 के पावर -10 का स्क्वायर लिख दो। ये कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। और मास का वैल्यू होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, क्योंकि ऑक्सीलेशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो वो मैं रख दिया, k का वैल्यू यहाँ रख दिया। अब इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, मास का वैल्यू यहाँ पेस्ट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो कैलकुलेट करके आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो अब इसको हम लिख देते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। तो 1/2 पाई, अब k का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, 1.6 गुने 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन 2 गुने 10 के पावर -10 का होल स्क्वायर। ये हो गया k, और m कितना हो गया, तो ये लिख लीजिए 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। अभी जो कर करके आ जाएगा वही आपको हो जाएगा आंसर हर्ट्ज में। जो भी आ जाएगा वो हर्ट्ज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्यूब होगा, क्यूब था ना, ये क्यूब कर दीजिए, और जो है ये भी क्यूब कर दीजिए, और तब जो है ये आपका जो है नियर अबाउट इसका आंसर जो होगा ये 9 × 10⁻14 हर्ट्ज, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख दे रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो फिर अगला सवाल, ये भी जो सवाल हम देख रहे हैं ये सब थोड़ा टिपिकल सवाल है, थोड़ी बड़ी सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी ब्राइट होती है। तो इसलिए आप लोग देखना इन सवालों को।